हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। महोदय, संसद सदस्यों से बहुधा उनके निर्वाचक उनके चुनाव में पूंजीगत स्वरूप के छोटे छोटे कार्यों को कराए जाने के लिए संपर्क करते हैं। इसलिए संसद सदस्यों की एक मांग थी कि उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में कार्य कराए जाने की सिफारिश करने में समर्थ होना चाहिए। इन सुझावों पर विचार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 23 दिसंबर 1993 को संसद में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को अपने चुनाव क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए तक की लागत के कार्य, जिसमें प्रत्येक कार्य 10 लाख रुपए से अधिक लागत का नहीं होगा, कार्यान्वित किए जाने के लिए जिला कलेक्टरों को सुझाव देने होंगे। राज्यसभा का सदस्य जिस राज्य से चुना गया है उस राज्य का कोई भी एक जिला इस योजना के अंतर्गत कार्यों का संचय करने के लिए चुन सकता है। सांसदों द्वारा भेजे गए सुझावों के आधार पर इन मार्गदर्शिकाओं के अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत जिन कार्यों की सिफारिश की गई हो वे जिले के अंदर चल रही जिला योजनाओं और केंद्रीय प्रायोजित तथा केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के सामान्य पैटर्न के अनुरूप होंगे। उनका कार्यान्वयन अन्य सभी कार्यों के साथ साथ ही किया जा सकता है, लेकिन एक तरह से वे संसद सदस्य द्वारा अनुशासित कार्य के रूप में अभिव्यक्त होंगे। इस प्रकार इन कार्यों की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया समान कार्यों की सामान्य स्वीकृति एवं कार्यान्वयन को संचालित करने वाली प्रक्रियाओं, जिनका कार्यान्वयन लोगों की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा किया जाता है, से भिन्न है। सांसदों के सुझावों को जिला कलेक्टरों द्वारा संकलित किया जाएगा एवं इन मार्गदर्शिकाओं के अंतर्गत उन पर विचार किया जाएगा तथा सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए यथासंभव उनको जिले में चल रहे जिला योजना कार्यक्रमों एवं अन्य केंद्रीय प्रायोजित तथा केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। सांसदों को जिले में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समग्र रूप देने के लिए और पूरे जिले के लिए विकास योजना मसौदा तैयार करने के लिए संवैधानिक रूप से गठित जिला योजना समितियों का सदस्य बनाया जाएगा। अधिनियम 1992 के अंतर्गत गठित किए जा रहे नए पंचायती राज निकायों में जिला तथा माध्यमिक स्तरों पर, जिनमें उनके चुनाव क्षेत्र पूर्ण या आंशिक रूप से आते हैं, पंचायत सदस्यों के रूप में प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सांसद जिलों में जिला ग्रामीण विकास
अभिकरणों के शासी निकायों के सदस्य हैं जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसके संबंध कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यों के प्रभारी हैं। यह सब उन्हें इस योजना के अंतर्गत उनके द्वारा चुने एवं सुझाए गए कार्यों को जिला स्तर विकास कार्यक्रमों की योजना एवं कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर संस्थागत ढांचे द्वारा कार्यान्वित कराए जाने को सुनिश्चित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। महोदय, बोलचाल की तथा अखबारों में प्रयुक्त होने वाली भाषा जितनी सरल हो उतना ही अच्छा है और उसको समझने में हिंदी और उर्दू बोलने वालों दोनों को ही कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वही भाषा ठीक चलेगी। मैं उत्तर भारत के लोगों से जहाँ हिंदी अथवा हिंदुस्तानी बोली जाती है यही कहना चाहता हूँ कि यदि वे चाहते हैं कि हिंदी अथवा हिंदुस्तानी सारे भारतवर्ष में चले तो उनको हिंदी भाषियों को अपने साथ लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे जिस भाषा को नहीं अपनाते वह सारे देश की भाषा नहीं हो सकती। कभी कभी अहिंदी भाषी भी हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं। यदि उनकी हिंदी के व्याकरण की दृष्टि से जांची जाए तो हिंदी भाषी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि केवल हिंदी भाषा में ही नहीं बल्कि उसके व्याकरण में भी इतना हेर फेर करना पड़ेगा कि दूसरी भाषाओं के मुहावरे हिंदी भाषा में खप सकें। भाषा तभी विकसित हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि भाषा के इस प्रश्न को सांप्रदायिक रूप नहीं दिया जाएगा। उसे एक बार सांप्रदायिकता का रूप दे देने पर उसमें से निकलना कठिन हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस प्रश्न को सांप्रदायिकता से परे केवल एक भाषा के रूप में देखें और भाषा का अर्थ यह है कि अपनी भावनाओं और अपने विचारों को उसी के द्वारा दूसरों तक पहुंचा जा सके। यदि राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा बना दी गई जिसे कुछ ही लोग समझें तो हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। हमें संकीर्ण विचारों से दूर रहना चाहिए। भाषा के संबंध में विचार करते समय किसी एक राज्य की दृष्टि से नहीं बल्कि सारे देश की दृष्टि से विचार करना चाहिए और तभी भाषा को वह रूप प्राप्त होगा जिसका मैंने उल्लेख किया है। महात्मा गांधी देश में उस भाषा को चलाना चाहते थे जिसे वह कभी हिंदुस्तानी अथवा कभी हिंदी कहते थे। दोनों में कोई अंतर नहीं है। यदि ऐसी भाषा को जिसे सभी लोग समझ सके हम हिंदी कहें या हिंदुस्तानी, उसमें कोई अंतर नहीं। मैं नहीं समझ पाता कि इसमें झगड़े की क्या बात है। एक दूसरा झगड़ा लिपि के बारे में भी है। हिंदुस्तानी, अरबी और नागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। हमारे संविधान ने नागरी लिपि को ही माना है। इसमें जबरदस्ती की गुंजाइश नहीं है। यह खुशी की बात है। मगर हिंदुस्तान में जितने लोग बसते हैं हम उनके विचारों से अवगत होना चाहते हैं।
यदि हम उनको समझना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की जितनी लिपियां हैं उनको हमें सीखना होगा। दक्षिणी वालों को हिंदी भाषियों से यही शिकायत रही है कि वे तो हिंदी सीखते हैं पर हिंदी वाले दक्षिण की भाषा कभी नहीं सीखते। उसी प्रकार उर्दू के अक्षर हम जानें और उर्दू की किताबों से अपना परिचय रखें तो उनसे हमारा संबंध और अधिक घनिष्ठ हो सकता है। स्टॉप। स्टूडेंट्स, ऐसे ही और डिक्टेशन के लिए आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और हमारा स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल है उसको विजिट जरूर करें क्योंकि हम हमारे चैनल पर स्टेनो हिंदी ऋषि प्रणाली में करवा रहे हैं। थैंक यू।